हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई वीआरपी। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक थ्योरी लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, यानी सामाजिक संदर्भ में अधिगम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, सामाजिक की बात करते हैं, उसके बाद हम संदर्भ की बात करेंगे, उसके बाद हम अधिगम की बात करें। तीन टर्म को आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक होता क्या है। तो क्या होता है, तो जो आपके आसपास है, नहीं यानी कह सकते हैं कि आपके आस पड़ोस की कौन चीज, रीति रिवाज, जिसको आप परंपरा भी कहते हैं, मूल्य, नैतिकता, नहीं और धार्मिकता, यानी आपके आस पड़ोस की रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, नैतिकता, धार्मिकता, नियम का पालन करना ही क्या कहलाता है, का पालन करना सामाजिक कहलाता है। इतना बात तो आप सभी को पता है कि जन्म से कोई भी जो मनुष्य होता है वह असामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है। हर कोई समाज में जन्म लेता है, समाज में पढ़ता है और उसका पहला समाज उसका परिवार होता है। तो ये, लेकिन हम लोग का टॉपिक नहीं, टॉपिक देखते हैं। अब संदर्भ का मतलब क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है के अनुसार, यानी किसके अनुसार, समाज के अनुसार। और अधिगम, अधिगम क्या होता है? तो अधिगम जो होता है उद्देश्यपूर्ण, एक तरह से अगर कह दे सीखना, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो अधिगम यानी जो सीखते हैं आप। अब दो तरीके से सीखते हैं, ये या तो सहज रूप से सीख लेते हैं या प्रयास से। तो अधिगम कैसा है? जो प्रयास से होता है, जिसका कोई उद्देश्य होता है। तो अब समझिए कि सामाजिक संदर्भ में अधिगम क्या है। समाज के संदर्भ में देखा जाए, जैसे अगर हम माँ के नजर में एक देखते हैं बेटे को या बेटी को, तो वह क्या समझता है? माँ के नजर में अगर हम देखें अपने बेटे और बेटी को, यानी हम समाज के संदर्भ में अधिगम को देख रहे हैं। किसके संदर्भ में? नजर किस पर रख रहे हैं हम लोग? समाज पर। और उसके नजर में हम क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा बताइए, सामाजिक संदर्भ में अधिगम का मतलब क्या है? कि वो सारी चीजें जो आपको समाज से मिलती हैं। अगर हम अधिगम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सामाजिक संदर्भ में अधिगम का मतलब है कि समाज से सीखी गई, नहीं, जो भी चीज होगा सब क्या होगा? सामाजिक संदर्भ में अधिगम होगा। अब समाज की अगर बात करते हैं तो समाज की शुरुआत तो आपके परिवार से हो जाएगी। परिवार में भी आपका कहां से हो जाएगा? मां से हो जाएगी। पहली शिक्षिका तो आपकी मां हो जाएगी। तो पहला आपको सीखने का जो पाठशाला होगा वो आपका कौन होगा? घर परिवार। घर परिवार में क्या होगा? तो घर परिवार में जाएंगे तो घर परिवार में हो सकती है आपकी माता, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, यही ना आपका हो सकते हैं। जनरली जो होते हैं हम लोग परिवार से जो अधिगम की बात करते हैं, समाज से, तो कहां से शुरुआत होगी? यही से तो होगी, आपके आसपास, यही ना। तो यहां से तो कहता कि सामाजिक संदर्भ में अगर हम सीखने की बात करें, जैसे सीखने का प्रथम प्राथमिक जो आपका पाठशाला है वो तो घर है। द्वितीय कहे चाहे गौण कहे तो आपका विद्यालय हो जाता है। लेकिन हम समाज की बात कर रहे हैं ना, तो हम विद्यालय की बात कर रहे हैं ना परिवार की बात कर रहे हैं। तो समाज आखिर बनता कहाँ से? आपके परिवार से ही तो बनता है, आपके घर के सदस्य से ही तो बनता है, नहीं। तो सामाजिक संदर्भ में अगर हम सीखने की बात करें तो वहां पे सबसे पहले एक बात जानने का प्रयास करें कि जो आपका लर्निंग होगा, लर्निंग बोले तो जो आपका अधिगम होगा वह इसके संदर्भ में कहां से होगा? सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी मतलब सामाजिक क्रियाकलाप, यानी समाज में जो क्रियाकलाप होगा उसी से मेरा अधिगम होगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। यानी और सामाजिक एक्टिविटी में भी हम बात करते हैं सोशल कंसेप्ट की बात करेंगे, मतलब सामाजिक संदर्भ की बात करेंगे।
तो सामाजिक संदर्भ की अगर बात देखिए, सारा चीज घूम के आएगा सामाजिक संदर्भ पर, क्योंकि आपने पॉइंट वो डाले हुए हैं कि आप समाज के संदर्भ में क्या करते हैं, यही ना करते हैं। अब यहां बात आता है एक और चीज कि अब जो लर्निंग होता है बहुत तरीके का होता है। अब कौन कौन से तरीका हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तो हम सामाजिक संदर्भ पर फिर से लेके चलेंगे। तो उसमें हम करते हैं सबसे पहले कि एक है संज्ञानवादी संदर्भ। संज्ञानवादी संदर्भ का मतलब क्या, वैसे मनोवैज्ञानिक जो किसके, आपके सोचने, आपके समझने, आपके तर्क करने की क्षमताओं के आधार पर बातें करते हैं, नहीं सीखने की। दूसरा होता है व्यवहारवादी संदर्भ। व्यवहारवादी संदर्भ में कौन हो जाएंगे, तो व्यवहारवादी संदर्भ में बच्चे के व्यवहार को देखकर उसको मनन करके चिंतन करके जो हम लोग क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, वो व्यवहारवादी। तीसरा होता है नैतिक संदर्भ। नैतिक संदर्भ यानी आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में क्या गलत है क्या सही है, ये आपके बनाए गए नियम के अनुसार चलता है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे नहीं जल सुबह में चढ़ाना अच्छा माना जाता होगा, एक धार्मिक कारण माना जाता होगा, लेकिन कहीं और पे हो सकता है शाम में जल चढ़ाना अच्छा माना जाता होगा, में भी कारण हम बता रहे हैं। तो ये क्या है, नैतिकता कहां से बनती है, आपके आस पड़ोस से बनती, तो उसके संदर्भ में बच्चे सीख सकते हैं। चौथा की अगर हम बात करें तो ये है सामाजिक संदर्भ। समाज के माध्यम से सीखना। समाज में कई तरह के लोग, नैतिक लोग भी, अनैतिक लोग भी है, सामाजिक लोग भी, असामाजिक लोग भी, वहां अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो समाज के संदर्भ में, समाज के माध्यम बना के जो भी सीखेंगे वो सामाजिक संदर्भ कहलाएगा। और एक और हम बात करें तो एक है विकासात्मक संदर्भ। नहीं, विकासात्मक संदर्भ को लेकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अधिगम की, यही ना होगा। और छठे पॉइंट की बात करें तो एज थिंक, आपके सोच के रूप में आप किस नजरिए से देखते हैं, किस प्रकार से आप सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपका नजरिया भी आपको क्या करेगा, आपको सीखने में क्या कर सकता है, मदद करता है। अब यहां से थोड़ा सा याद करिए, अब आपको अधिगम करना है, और वो भी कैसा अधिगम करना है, अधिगम में भी कैसा, समाज के संदर्भ में, जैसा समाज है उस तरीके को आपको सीखने का प्रयास करना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम करते हैं अधिगम, इसके लिए हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एजेंट इन लर्निंग इन क्लास, यानी कहने का अर्थ है आपका जो सामाजिक एक एजेंट है, वाहक है, कौन चीज के लिए, अधिगम में, कौन सा, क्लास। तो सामाजिक वाहक जो आपके कला अधिगम क्लास में एक सामाजिक अधिगम का एक यंत्र है, नहीं है, यानी आपका जो वर्ग है, वर्ग यह क्या है, वर्ग जो है अधिगम का कैसा एजेंट है, कैसा एजेंट है, सामाजिक वाहक है, यंत्र के रूप में काम कर रहा है। चूंकि वर्ग में भी हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, और वह एक कैसा है, एक सामाजिक वाहक है कि नहीं, सामाजिक संदर्भ है कि नहीं, हमारे कक्षा जो एक समाज है कि नहीं, वहाँ का रहन सहन, बोल चाल, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रश्न करना है, कैसे क्या करना है, सबका अपना एक नियम कानून है कि नहीं, वहाँ का एक अपना समाज है कि नहीं। अब इसके रूप में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, एक वहाँ पे हो सकते हैं आपके शिक्षक हो सकते हैं, यही ना होगा जो आपके सामाजिक संदर्भ में सीखने में जोर देगा, आपके शिक्षक क्या करेगा, आपको सीखने में सहयोग देगा। दूसरा कौन हो सकता है, आपके हम उम्र साथी हो सकते हैं, हम उम्र साथी। अब हम उम्र साथी का जैसा बिहेव होगा, जिस प्रकार का उसका नैतिकता होगा, उसी प्रकार से हम भी अधिगम करते चले जाएंगे,
नहीं। मान लीजिए कि वो नकारात्मक विचार वाला होगा तो हम भी नकारात्मक होंगे, वो सकारात्मक होगा तो हम भी सकारात्मक। क्योंकि समाज जैसा होगा हम उसी प्रकार से तो चलेंगे ना। एक गंदे जगह पर अच्छाई की कामना कर सकते हैं क्या? नहीं। एक अच्छे माहौल में ही एक अच्छे व्यक्तित्व की कामना कर सकते हैं। तो आपके शिक्षक अगर आपका सामाजिक संदर्भ के रूप में शिक्षक है और शिक्षक के कथनी करनी में अगर अंतर नहीं होगा, कहता कुछ है करता कुछ है, खुद आइडियल रूप में अगर नहीं रहता है, वह एक सकारात्मक विचार वाला नहीं है, उसको ज्ञान की कमी है, वह बच्चों को हमेशा क्या करता है? इग्नोर करता है, नहीं उपेक्षा करता है, अपेक्षा नहीं, क्या करता है? उपेक्षा करता है, अनदेखा करता है। तो क्या लगता है आपको कि बच्चे का अधिगम सही रूप से और क्या एक नागरिकता के रूप में, सही नागरिकता के रूप में हो पाएगा? नहीं होगा। तो सामाजिक संदर्भ में आपके कक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय कहाँ गुजरता है? स्कूल में गुजरता है, कक्षा में गुजरता है। अब जब 6 साल के हो जाते हैं तो आपका अधिकांश समय कक्षा में गुजरता है, टीचर के संपर्क में रहते हैं, हम उम्र साथियों के संपर्क में रहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 दोस्त हैं, हम उम्र साथी है, और अगर वह अच्छी बातें नहीं सोचता है, वो केवल नकारात्मक सोचता है कि वो फेल करेगा तो ये होगा, पढ़ के कुछ नहीं होगा, बेकार की चीजें है, नहीं, अगर आपको गलत रास्ते में लेके जा रहा है तो क्या है? आप नहीं बिगड़ जाइएगा वहां पे, बिल्कुल। तो आपका अधिगम वहां क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि आप राष्ट्र निर्माण में एक सहयोग करने वाले व्यक्ति बनना चाहते थे, लेकिन आपको उसने धकेल दिया किसी और चीज में और आप क्या हो गए? नाश हो गए। सेम प्रोसेस आप क्लास की बात करते हैं तो और वहां पे कौन हो सकता है? आपके हो सकते हैं सीनियर। सीनियर बोले तो नहीं, आपके सीनियर हो सकते हैं, ऊपर कक्षे वाले हो सकते हैं, नहीं। अब क्लास 6 में तो 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला हो सकता है। तो सीनियर का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा सीनियर करके गया होगा वैसा ही जूनियर करेगा। सीनियर अगर जूनियर को बार बार नकारात्मक चीजें बताता होगा, डांटता होगा, फटकारता होगा, तो यह भी तो एक बार सीनियर बनेगा, तो भी क्या करेगा? पीछे वाले को वैसे ही करेगा, जिससे आपके बच्चे का अधिगम क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके क्लासरूम की बात, लेकिन आउटसाइड क्लास भी तो होते हैं क्या? समाज केवल क्लास में ही होते हैं? तो आउटसाइड क्लास भी तो आपका समाज है, नहीं। कक्षा से बाहर, तो कक्षा से बाहर आपका समाज है। कैसा समाज है? इस पर गौर कीजिएगा। कक्षा से बाहर आपका कौन हो सकता है? आपके दोस्त हो सकते हैं, नहीं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, प्लस आपका परिवार हो सकता है, चौथा आपका वातावरण हो सकता है, और 5वां हो सकता है मीडिया हो सकती है, और उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद आईसीटी हो सकता है। आईसीटी जानते हैं क्या होता है? सूचना संप्रेषण तकनीक। बहुत सारे आपके सूचना संप्रेषण का माध्यम है, तो वो हो सकता है। और 7वां और दूसरा हो सकते हैं, नहीं, और बहुत सारे कारक हो। अब सोचिए कि अगर आप बराबर दोस्त में खोए रहते हैं, दोस्त की बातों को मानते हैं, दोस्त के कहना पर चलते हैं, और दोस्त अगर बुरी लत वाला है, दोस्त आपको बर्बाद करने वाला है, दोस्त आपको भटकाने वाला है, तो आपको क्या लगता है क्या आपका अधिगम हो पाएगा? लेकिन अगर आजकल तो ऐसे मिलते नहीं है, नहीं, अगर मिलेगा ही नहीं। आज के समय में हर कोई क्या चाहता है? दूसरे को गिराना चाहता है, नहीं। अगर तो इसका मतलब है कि हम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, अपने से मतलब रखना चाहिए, अपने कामों से मतलब रखना चाहिए। अगर सही चाहते हो अधिगम करना तो दूसरी बात है। मान लीजिए कि दोस्त है, आपने दोस्ती तो किया, लेकिन अगर वह समझदार है, आपको रास्ता बताने वाला, आपको जानकारी देने वाला, आपको मदद करने वाला है, तो क्या होगा? आपका अधिगम अच्छा हो जाएगा, एक बेहतरीन समाज का निर्माण होगा। जैसे हम लोग क्विज करते हैं तो एक बेहतरीन, नहीं, दोस्ताना माहौल में करते हैं। आपका पड़ोसी ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है, नहीं। तो सामाजिक संदर्भ में अगर पड़ोसी आपका बढ़िया मिल जाता है, पड़ोसी अगर मेहनती है, पड़ोसी अगर विकास करने वाला है, पड़ोसी अगर आगे बढ़ने वाला है, वो अपने उच्च लक्ष्यों को लेकर चलता है, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करता है, तो आपका भी उस पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
परिवार को तो बहुत महत्व है। अगर परिवार में हमेशा अच्छे माहौल हो, सभी मिलजुल कर रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, अच्छा से रहते हो, नहीं बोल व्यवहार अच्छा रखते हो, मजाक भी अगर आप लिमिट में करते हो, तो क्या होगा, वहां पे बच्चा भी अधिगम को कर पाएगा। चूंकि एक संतुलित वातावरण, एक शांति प्रिय वातावरण में ही अधिगम अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं। वातावरण ये तो बहुत बड़ा कारक है। वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से अधिगम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन आसपास के लोग आपके सामने डीजे बजा देते हैं, बार बार फंक्शन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका अधिगम पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा। मीडिया, आज तो मीडिया का युग है। मीडिया नहीं, अगर मीडिया, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, अगर वह मीडिया बेहतरीन चीज़ों को निकाल कर देती है, नहीं तो हम वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। आज तो लोग घर बैठे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पर स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं? मीडिया के माध्यम से। आईसीटी नहीं, सूचना संप्रेषण तकनीक। तो सूचना संप्रेषण तकनीक जो होती है, यानी सूचना संप्रेषण तकनीक मतलब क्या होता है, सूचना के इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अधिगम को बढ़ाते हैं। और बहुत सारे और कारक हो सकते हैं, नहीं इसका कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम बात करेंगे। तो इस सामाजिक संदर्भ में जो हमारा अधिगम होता है, उसमें एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके विचार को जानते हैं। वो है यानी सामाजिक अधिगम थ्योरी जो है, सामाजिक अधिगम जो थ्योरी है, सिद्धांत है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सेंस में। अल्बर्ट बंडूरा, सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि हमारा जो सीखने का जो एक प्रक्रिया होता है, वह कहाँ से होता है, समाज से होता है। नहीं, हम समाज में रहते हैं, समाज के ही रंग ढंग तो देखते हैं और उसका अनुकरण करते हुए हम लोग उसको सीखते हैं, है ना। और इसमें एक थ्योरी आती है जो है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अच्छा, संज्ञानात्मक सिद्धांत का मतलब क्या है? जो आपके सोचने, आपके समझने, आपके तर्क या हाव भाव सारे चीज को जो बताता, वही तो आपका क्या है, संज्ञान है। तो हम उसमें सामाजिकता की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ सकता है? तो सिंपल सी बात है, अगर इस सेंस में देखेंगे तो हमारा विश्वास हम लोग के कहाँ से जन्म लेगी, हमारे समाज से लेगी, हमारे संज्ञान में वो आएगी। नहीं, उसके बाद जो आप एक सेल्फ अपने खुद ना परसेप्शन बनाते हैं, सेल्फ परसेप्शन जो आप बनाते हैं, यानी आप खुद जो अपने अंदर एक संप्रत्यय को एक क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वह आपका क्या करेगा, आपके संज्ञान को प्रभावित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो पहला उसमें आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करता है। यानी हम क्या करते हैं, संज्ञान के माध्यम से। तो संज्ञान के माध्यम से कैसे कोई चीज को सीख लीजिएगा आप, तो विश्वास के आधार पर, सेल्फ परसेप्शन, जो आप खुद अपने मन में एक बना रखे हैं विचार को, उसके आधार पर। तो अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अल्बर्ट बंडूरा के सेंस में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम कैसे सीखते हैं, तो हमारे सीखने का बहुत सारे तरीका है। जो समाज में घटित हो रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, अवलोकन। हम उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। नहीं, और दूसरा होता है अपने अनुभव के आधार पर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है आपके अवलोकन पर, आपके अनुभव पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। जैसे एक जो आया था प्रयोग, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, नहीं एक्सपेरिमेंट, यानी बोबोडॉल के साथ जो प्रयोग हुआ तो उसमें क्या था, देखा गया क्या दो बोबोडॉल थे या बहुत सारे, और वो आपस में सब क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे। तो बच्चा भी जब उसको अवलोकन किया तो उसने क्या कर दिया, वैसा ही बिहेव दिखाना शुरू कर दिया। यानी बच्चे क्या होते हैं, हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो बच्चे अधिगम करते हैं वह अवलोकन के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं कि सामने क्या हो रहा है। उन्होंने दो बोबोडॉल को क्या किया, आपस में लड़ते हुए देखा, एक दूसरे को मारते हुए देखा। नहीं, तो उसको फिल्म दिखाई गई थी एक, जिसमें दिखाया गया था बोबोडॉल जो था एक दूसरे को पीट रहा था, मार रहा था, फेंक रहा था, यानी पूरे गुस्सा को जाहिर कर रहा था। तो बच्चा ने भी वैसा ही करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लेकिन जब बोबोडॉल को दिखाया गया कि वो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ
क्या करते, काम करते मिलजुल कर। तो बच्चा ने जब इसको देखा तो वह बच्चा क्या करना शुरू कर दिया, वैसा ही मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया, सहयोग से काम करना शुरू कर दिया। नहीं, और एक ऐसा बोबोडल जिसको दोनों तरीके का दृश्य दिखाया गया, एक में मारकाट भी दिखाया गया और फिर उसको क्या किया गया, शांति प्रिय भी दिखाया गया। तो बच्चे ने क्या किया, दोनों के बीच अपनी समझ को डेवलप किया और वह अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आप जाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होता है अधिगम के लिए कि समाज में बच्चों के सामने अगर दोनों चीजें आती हैं, नैतिक और अनैतिक, तो बच्चा क्या करता है, दोनों के बीच के रास्ता को अपनाता है और देखता है कि मेरे लिए कौन सा अधिगम अच्छा है और कौन सा नहीं है। यही ना, जैसे हम बच्चे को भी अगर सामाजिक संदर्भ में देखें तो बच्चे को अगर अधिगम कराना चाहते, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे माँ बाप होने के नाते हम यह अपने बोझ को उस पर न डालें। अगर मान लीजिए कि मैं अगर इंजीनियर नहीं बन पाए तो अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाने का प्रयास करें। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। अगर शिक्षक मान लीजिए कि हम नहीं बन पाए तो क्या हम बच्चे पर दबाव डालेंगे कि तुम शिक्षक बन जाओ? अगर ऐसा करते हैं तो फिर बच्चा क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को क्या करें, दोनों को फायदा बताइए, नुकसान बताइए कि टीचर बनने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जब दोनों बताइएगा तो बच्चा अपना दिमाग लगाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा और वह बच्चा अवलोकन के आधार पर, अनुभव के आधार पर वह सामाजिक संदर्भ में क्या कर लेगा, एक सीखेगा। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, ये क्या होता है, खुद का कह सकते हैं कि विचार। यानी बच्चा क्या करता है, अपने समझ के आधार पर, अपने विचार के आधार पर एक मान्यता बना लेता है, एक विचार बना लेता है और उसी के अनुसार वो करना शुरू कर देता है। नहीं, और दूसरी बात, एक बात जो है इंपॉर्टेंट वह है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में ज़्यादा अधिगम हो सामाजिक माध्यम से, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अटेंशन करता है। अटेंशन मतलब किसी भी चीज़ पर पहले ध्यान लगाता है। ध्यान लगाता है तो उसमें क्या आ जाती है, रिटेंशन आ जाती है। रिटेंशन मतलब वह उस काम को करना चाहता है, वही ना होती है। और जब उसको करेगा तो क्या हो जाएगा, उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। और जब उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा, उसको फिर से उसको अभिप्रेरणा मिलेगा, तो फिर वह किस अवस्था में आ जाएगा, तो फिर से वह आपका आ जाएगा इसी अवस्था में। तो यानी आप बच्चे को मॉडलिंग करना चाहते हैं, बच्चे में अगर एक बेहतरीन लाना चाहते हैं तो आप मॉडलिंग के लिए कुछ बातों का याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अटेंशन करना पड़ेगा। अटेंशन का मतलब बच्चे को क्या लाना पड़ेगा, ध्यान देगा। पहले बच्चा क्या करेगा, कोई भी काम, मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी या झाड़ू लगाती है, तो बच्चा क्या करता है, पहले उस पर अटेंशन लाता है, वह ध्यान लगाता है और उसके बाद वो क्या करेगा, उस पर रिटेंशन करेगा। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, उसको अपने आप में उतारेगा और जब उतारेगा तो तीसरा क्या कर लेगा वो बच्चा, प्रोडक्शन कर लेगा। प्रोडक्शन मतलब अगर जैसे रोटी बनाना देखा तो उसके बाद क्या किया, रिटेंशन किया, अपने अंदर लाया उस चीज़ को और रोटी बनाने का प्रयास किया। जैसे ही बनाने का प्रयास किया उसमें क्या हो गया, एक उत्पादन हो गया। और जब ये भी हो जाएगा, उत्पादन हो गया, तब बच्चे में क्या आ जाएगी, अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिला, रीइंफोर्समेंट मतलब उसको अगर अभिप्रेरणा मिला, आपने उसको प्रेरित किया, तो बच्चा क्या करेगा, फिर से अटेंशन पर आएगा। और अगर आपने उसको रिइंफोर्समेंट नहीं दिया, अगर उसको आप शाबाशी नहीं दिया, उसके अच्छे काम के लिए आप उसकी कौन चीज़ नहीं किए, प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा, तो फिर बच्चा क्या होगा, क्या अटेंशन करेगा, उस चीज़ को दूर हो जाएगा। यानी अगर आप बच्चे में मॉडलिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रिइंफोर्समेंट। नहीं, यानी इसको अगर हम दे तो इसको शॉर्ट में आप याद रखिएगा, ARPR से याद रखिएगा, अटेंशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, ARPR नहीं, ARPR, अटेंशन होगा, रिटेंशन होगा, प्रोडक्शन होगा, रिइंफोर्समेंट होगा, यही ना होगा आपका। दूसरी बात, ये क्या कहा, मान लीजिए कि बच्चे ने कुछ काम किया, जैसे देखा, आसपास के चीज़ों को देखा कि सामने वाला बच्चा अपने रूटीन के अनुसार या अपने लक्ष्य के अनुसार से काम कर रहा था, तो बच्चे ने उस पर सबसे पहले अटेंशन दिया कि मेरा बड़ा भाई ऐसे पढ़ता है, ऐसे करता है, ऐसे देखता है, तो उसने क्या किया, रिटेंशन किया। नहीं, रिटेंशन मतलब क्या, उसको अपने अमल में लाया और उसके बाद उसने क्या किया, वह भी वैसा करना शुरू कर दिया और आपने जाकर उसको प्रेरित कर दिया, तो बच्चा और क्या करेगा, और ज़्यादा पढ़ेगा। आपने कह दिया कि 2 साल से पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, तुमसे कुछ होता नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, मायूस हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा और वह इस काम को करना छोड़ देगा। तो सामाजिक संदर्भ में अगर बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो ARPR को जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। करेक्ट है? तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा।
एक बात ध्यान दीजिएगा कि अधिगम को प्रभावित करने का वाले कारक, ऐसे हम लोग तो अभी पढ़े सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे इसके बारे में, किसके, पर्यावरणीय संबंधी कारक के रूप में। लेकिन वैसे अधिगम जो होता है उसको जनरली जो प्रभावित करते हैं, एक तो व्यक्तिगत कारक होते हैं और एक अन्य कारक होते हैं। नहीं, व्यक्तिगत कारक में कौन होता है? आपका चिंतन, आपकी सोच, आपकी समझ और आपका स्वास्थ्य, जो भी होता है सब कौन से कारक होते हैं? व्यक्तिगत कारक। और बच गया सबका सब कौन कहलाता है? अन्य कारक कहलाता है। तो व्यक्तिगत कारक जो होता है, जिसमें हम बात करें शारीरिक कारक की बात करते हैं, तो शारीरिक कारक जो होते हैं जैसे, और शारीरिक कारक में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस होता है ज्ञानेंद्रिया का, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का। नहीं, और बच्चे जो होता है इन माध्यमों से क्या करता है? किसी भी चीज का अवलोकन करता है, उसको देखता है और उसी के माध्यम से अधिगम करने का प्रयास करता है। दूसरा, अगर शारीरिक कारक में हम बात करें व्यक्तिगत में, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मान लीजिए कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या उसको पढ़ने में मन लगेगा? क्या उसको सीखने में मन लगेगा? वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? छिन्न रहेगा, हमेशा करवाहट जैसे शब्द को यूज करेगा नहीं, और सीखने के प्रति उसकी रुचि भी नहीं रहेगी। तीसरा आता है उसका परिपक्वता और आयु। अगर बच्चे मैच्योर नहीं है, एज नहीं है, तो क्या बच्चे को आप अधिगम करा सकते हैं? मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर 3 साल का बच्चा है और हम चाहते हैं कि उसको सीटेट क्वालिफाई करा दे, तो क्या संभव है? क्या उसको मनोविज्ञान हम पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो परिपक्वता और आयु भी बहुत सारे मायने रखते हैं। तो अधिगम के लिए परिपक्वता और आयु का होना भी क्या है? बहुत ही जरूरी। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 2 महीने का है और आप उसको अगर चलना सिखाना चाहते हैं, तो क्या बच्चा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अभी उसके परिपक्वता नहीं आई है, उसका मांसपेशियां अभी उस लायक नहीं हुआ है और उसकी आयु उस अनुसार से भी नहीं हुई है। नहीं। उसके बाद सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के लिए हम पर्यावरणीय संबंधी कारक के बारे में विवरण करेंगे। मनोवैज्ञानिक कारक में कौन होगा? प्रेरणा। अगर बच्चे को आप प्रेरित करते, बच्चे को विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते, बच्चे देखता है कि आसपास के लोग सफल हुए, तो वो क्या करता है? उसके प्रति रुचि दिखाता है, आगे बढ़ता है। रुचि और रुझान। अगर बच्चे का रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, मन नहीं करता है, और आप उसको जबरदस्ती कोई चीज को करवा रहे हैं, तो क्या वो कर पाएगा? मान लीजिए उसको विज्ञान में रुचि नहीं और आप उसको जबरदस्ती विज्ञान पढ़वा रहे हैं, तो कभी भी वह उसमें अधिगम नहीं कर पाएगा। अधिगम की इच्छा, सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। बुद्धि, आपका बुद्धि भी प्रभावित करता है। अगर अच्छे बुद्धि लेवल के हैं, तो आप अच्छे ढंग से अधिगम में भी आपको मन लगेगा। और पर्यावरणीय संबंधी कारक में आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या आएगा? आपका स्कूल का वातावरण, का घर के वातावरण, आपके आसपास का वातावरण। सामाजिक और भावनात्मक वातावरण। समाज और भावना, ये दोनों चीज अंतर रखता है। जैसे अगर माँ और पिता या उसके आसपास के लोग अगर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए और वो कहते हैं कि तुम सफल हो जाओगे, तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो ऑफकोर्स अधिगम में रुचि लेगा और आगे बढ़ेगा। समय का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नहीं, आप किसी भी चीज को करने के लिए आप उसको समय का भी होना जरूरी है। नहीं, समय से पहले किसी काम को किया नहीं जा सकता है। और अन्य कारक में विषय सामग्री का स्वरूप। आप विषय सामग्री जो आप उसने पाठ्यक्रम दिया है, मान लीजिए सीटेट का भी तैयारी करना, मनोविज्ञान का तैयारी करना है, और आप उसको दे रहे हैं एसएससी का सिलेबस, तो क्या कभी भी अधिगम सफल हो पाएगा? नहीं। अधिगम की विधियां, आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं? क्या आपका विधि अगर सही नहीं होगा, विधियां जैसे गणित में अगर आगमन और निगमन विधि में से आप यूज नहीं कर रहे, आप व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग कर रहे, तो भी अधिगम प्रभावित होगा। अभ्यास, आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो आपके जेहन में आ जाता है और आसानी से रहती है। शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया, अगर शिक्षक करवाओ नहीं, शिक्षक का मूड अच्छा नहीं हो, वो पारिवारिक टेंशन में लगा हुआ हो, तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। और सफलता अथवा परिणाम का ज्ञान, अगर बच्चा बार बार असफल नहीं हो रहा है, असफल हो रहा है, परिणाम उसके अनुसार नहीं आ रहा है, तो भी क्या होगा? बच्चा पूरी तरीके से कौन चीज हो जाएगा? प्रभावित होगा। तो ये सारे कारक है किसी भी अधिगम के लिए जो प्रभावित करता है। देखिए, अभी हमने एक आपको ARPR के बारे में बताया था। नहीं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रिइंफोर्समेंट। यानी एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जिसको देने का काम कौन किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किए थे। नहीं, और वो कैसे थे? संज्ञानवादी थे। संज्ञान, आपके तर्क, आपके सोचना, आपके समझने पर वो ध्यान देते थे। और सामाजिक अधिगम जनरली होता क्या है? तो समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाना और अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो अच्छे व्यवहार उसको अपना लीजिए और जो बेकार का है उसको त्याग देना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। और यह जो है, ये हमारे
अल्बर्ट बंडूरा। भाई सुना है तू बहुत बड़ा जादूगर। चलिए आइए देखिएगा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। देखिए अनुकरण जो आप लोग करते हैं, अवलोकन और अनुकरण दो चीज होती है ना। तो अनुकरण द्वारा सीखने के जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसके 4 सोपान होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई चीज का अनुकरण करते हैं ना, ठीक है, तो उसके कितने सोपान होते हैं? 4। पहला होता है उसका अटेंशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवधान कहते हैं, या इसी को आप लोग ध्यान केंद्रित कहते हैं। जब भी बच्चा कोई चीज को देखता है तो पहले उस पर ध्यान न लगाता है, ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद क्या करता है? रिटेंशन करता है, यानी उसको धारण कर लेता है, और उसके बाद बच्चा क्या करता है? प्रोडक्शन, यानी पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, यानी उत्पादन प्रक्रिया। क्या करता है बच्चा? उत्पादन प्रक्रिया करता है। और चौथा जो होता है वह होता है आपका रिइंफोर्समेंट, जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, यानी प्रेरणात्मक प्रक्रिया। तो ये 4 प्रक्रिया द्वारा अनुकरण होते हैं, यानी 4 सोपान द्वारा। यानी बच्चे में अगर चाहते हैं आप कि अनुकरण से सिखाए, तो ये प्रक्रिया चलती है। अवधान, सबसे पहले ध्यान केंद्रित करेगा, उसके बाद धारण करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, और उसके बाद उसको पुनर्बलन मिलेगा तो फिर वो करेगा, नहीं तो नहीं करे। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। और जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, या प्रतिमान कहते हैं उसी को। समझे? अब ध्यान रखिएगा, शैक्षिक महत्व थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। शैक्षिक महत्व, देखिए शैक्षिक महत्व, सबसे पहला बच्चा सही एवं गलत विचार को सीखने की क्षमता रखता है। नहीं, अगर तीव्र गति से सीखने की अगर उसकी लालसा होती है तो गलत चीज़ों को जल्दी सीखता है। नहीं, और सही चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। इसलिए बच्चे के सामने क्या करना चाहिए? हमेशा सही चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए, सही प्रतिमान उसके पेश करना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चों के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लिंक जरूर शेयर करते रहिएगा। तो सीडीपी के एक बेहतरीन चैप्टर था लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।